तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर अभी कोई ऐसा न्यूज़ है जो बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट पे है, तो ये है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज को पेरिस स्टॉक एक्सचेंज ने पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से, मेरे दोस्तों से, या फिर यहाँ तक कि मैंने कुछ आर्टिकल्स में भी ये पढ़ा, उनके नीचे जो कमेंट्स है वहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है कि फाइनली फ्रेंच इकोनॉमी ने ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। तो भाई आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में पीछे छोड़ना और स्टॉक मार्केट वाइज पीछे छोड़ना, ये दोनों अलग बात है। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो जीडीपी पे मेजर होता है। जीडीपी इन द सेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि उस कंट्री ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। और जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ के स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज लिस्टेड है उन सारे कंपनीज का जो कंबाइंड वैल्यूएशन है वो कितना आता है। तो यहाँ पे फ्रांस का जो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है उसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन वाइज बीट किया है, ना कि इकोनॉमी वाइज। अभी भी इकोनॉमी के मामले में फ्रांस यूके से पीछे ही है, तो इस बात को समझ लो पहले। तो अब समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज स्टॉक मार्केट में पेरिस ने कैसे लंदन को बीट किया है। यहाँ पे आप अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज जैसे, पहला है BSE, दूसरा है NSE। सेम जो फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज है पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी तरफ जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है यूके का लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखेंगे जो सबसे वैल्यूएबल है वो है BSE। अब BSE का वैल्यूएशन हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे BSE में कितने स्टॉक्स है, 5000 से ऊपर स्टॉक्स है। उन 5000 कंपनीज का अगर हम टोटल वैल्यूएशन मिला दें तो वो आता है BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि अगर हम देखेंगे BSE में है क्या, रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है। ऐसे 5000 कंपनीज को अगर हम पूरे कंपनीज को मिला दें, जैसे रिलायंस का कितना है, रिलायंस का है 17 लाख करोड़ के आसपास, उसके बाद TCS वो है 12 लाख करोड़ के आसपास। इन सब का वैल्यूएशन अगर हम मिला दें तो वो जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है वो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पेरिस के स्टॉक एक्सचेंज ने लंदन के स्टॉक एक्सचेंज को बीट किया है, यहाँ पे इकोनॉमी वाइज बीट नहीं हुआ है। तो अगर हम देखेंगे बहुत ही माइनर मार्जिन से यहाँ पे बीट किया है। ऐसा नहीं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज 5 पे है और जो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज वो 10 पे है, ऐसा नहीं है। अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू 5 रुपीज़ है तो वहाँ पे फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज 5.5 या फिर 5.2 ऐसे में है, कुछ ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला फ्रांस का जो स्टॉक मार्केट है उसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो है 2.823 बिलियन, और वहीं पे जो यूके का स्टॉक एक्सचेंज है वो है 2.821 बिलियन, यानी कि बिल्कुल माइनर तरीके से इसने यहाँ पे बीट किया है। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि यूके का इकोनॉमी पहले ही डाउन जा रहा था, पहले इंडिया ने इकोनॉमी वाइज जीडीपी वाइज उसे पीछे छोड़ा। उसके बाद जो यूके का जो पोजीशन है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो इतने सालों से यूरोप का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ था, उसने उस पोजीशन को भी कैसे लूज़ कर दिया। तो उस पोजीशन को लूज़ करने का सबसे पहला रीज़न था इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लॉस होना। क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में यूके में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बना हुआ है, जहाँ पे पहले बोरिस जॉनसन को रिज़ाइन करना पड़ा, फिर लिज ट्रस को रिज़ाइन करना पड़ा, फिर उसके बाद आए ऋषि सुनक। अब पता नहीं इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस कंट्री में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, इसीलिए वहाँ से जो इन्वेस्टर्स का मनी है वो आउट जा रहा था। अब इन्वेस्टर्स का मनी आउट जा रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में उन वहाँ के जो जितने भी कंपनीज हैं, लाइक आप यूनिलीवर ले लीजिए, उसके बाद जो एस्टन मार्टिन कंपनी है कार का वो ले लीजिए, जितने भी सारे कंपनीज हैं उन सबके कंपनीज के स्टॉक को सेल किया जा रहा है। अब सेल किया जा रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू घट रहा है, और वैल्यू घटते घटते उसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज़ किया है। दूसरा जो पॉइंट है, यूके का जो सफ़र है, इकोनॉमिक सफ़र, वो ब्रेक्सिट के बाद से ही शुरू हो गया था। ब्रेक्सिट जिन लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने EU का तो नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, ऐसे मेरे ख्याल से 28 या फिर 29 कंट्रीज़ हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ मिलके एक और कंट्री बना रहे हैं। अब कैसे समझाऊँ, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप यूपी से बिहार जाएंगे या फिर दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो आपको थोड़ी ना वीज़ा चाहिए होगा, आपको थोड़ी ना यूपी से बिहार भेजने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। सेम वहाँ पे वो लोग ऐसे ही करते हैं। उनका जो ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसका एक कॉमन करेंसी है जो कि है यूरो। उसके बाद इसके अंदर जितना भी ट्रेड होता है इसके ऊपर वो लोग बिल्कुल ज़ीरो टैरिफ लेते हैं या फिर बहुत कम टैरिफ लेते हैं। टैरिफ इन द सेंस वो जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है वो। तो इतना सब कुछ जब नहीं लेता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे चीज़ों का प्राइस
बिल्कुल नीचे चला जाएगा। जैसे कि जो फ्रांस है वहाँ का लग्जरी आइटम बहुत फेमस है, वहीं पे जो जर्मनी है वहाँ पर टेक्निकल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके जर्मनी से कोई इंसान जब फ्रांस में टेक्निकल प्रोडक्ट भेजता है तो इंडिया में जब वो भेजेगा तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, लेकिन जब वो फ्रांस में भेजेगा यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंडर किसी भी कंट्री में भेजेगा तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। सेम फ्रांस से अगर कोई लग्जरी गुड नीदरलैंड या फिर इटली में जाता है तो वहाँ पे भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे करके वहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। लेकिन 2016 के बाद जब यूके ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला लिया, उसके बाद से अब ऑब्वियसली अब तुम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जब उन्हें पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और उसके चलते कंपनीज उस एरिया में कम चीज़ें सेल कर रहे हैं। जैसे अगर आपको यूपी में बेचने के लिए, मान लेते हैं आप बिहार में हो और आपको यूपी में कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए 10 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, वहीं पे अगर आप दिल्ली में बेच रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है दिल्ली गवर्नमेंट। तो क्या आप दिल्ली में बेचना पसंद करोगे या फिर यूपी में बेचना पसंद करोगे? ऑब्वियसली यूपी में बेचना पसंद करोगे। तो इसीलिए यूके से जो जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं वो बाहर आ रहे थे और यूके का स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू घट रहा था। और तीसरा था फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक। फेडरल रिजर्व इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था, उसके चलते सब लोग सारे करेंसीज को डंप कर रहे थे और यूएस डॉलर खरीद रहे थे। इसीलिए सब लोगों ने स्टारलिंक की भी बढ़िया तरीके से धुलाई की। अब जब स्टारलिंक को इतने बढ़िया तरीके से धोया जाएगा तो स्टारलिंक का वैल्यू तो गिरेगा। अब वैल्यू गिरेगा तो उस हिसाब से कंपनी का प्राइस भी गिरेगा, जिसके चलते उसका स्टॉक मार्केट में वैल्यू भी नीचे जाएगा। अब यहीं पे अगर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहता तो वहाँ पे उसका कॉमन करेंसी क्या होता? यूरो। क्योंकि अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे तो यूरो ने डॉलर के अगेंस्ट पिछले 1 साल में 8.5% का गिरावट दर्ज किया है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन के स्टारलिंग पाउंड की बात करें तो उसने 11.5% से अपना वैल्यू लूज़ किया है। तो यहीं पे अगर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर रहता तो उसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना उसे अभी पड़ रहा है। अब ये तो हो गया यूके का इकोनॉमी नीचे क्यों जा रहा है। अब बात आता है कि पेरिस का स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यू इतना ग्रो कैसे हो गया। वो इसलिए क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसके वजह से पूरे यूरोप में, वेस्ट में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस आ रखा है। लेकिन फ्रांस इस केस में थोड़ा अलग है, क्योंकि जहाँ पे बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन था उसके चलते गैस सप्लाई हो रहा था, ऑयल सप्लाई हो रहा था, जिसके चलते पूरे यूरोप में गैस जा रहा था, बिजली जा रहा था एंड वो लोग अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर रहे थे। वहीं पे फ्रांस बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा था। फ्रांस का 80% जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो फ्रांस खुद मैन्युफैक्चर करता है न्यूक्लियर पावर के थ्रू। इसीलिए फ्रांस को रशिया के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फ्रांस चाहे तो रशिया के बिना गैस के भी अपने इकोनॉमी को कुछ हद तक संभाल सकता है, लेकिन दूसरे इकोनॉमीज ये सेम काम नहीं कर सकते। और दूसरा रीज़न ये है कि फ्रांस के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, फैशनेबल गुड्स है, इन सब का चाइनीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। अब डिमांड ग्रो होगा तो कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो होगा। अब कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो होगा तो उस कंपनीज का वैल्यूएशन भी ग्रो होगा ना, क्योंकि उस कंपनी में प्रॉफिट देख के इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आएंगे, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ग्रो होगा। इसके चलते जो ओवरऑल फ्रांस का जो पेरिस स्टॉक एक्सचेंज है उसका वैल्यू भी ग्रो हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों पेरिस स्टॉक एक्सचेंज ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को बीट कर पाया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।